सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको इस बार UPPCL TG2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा जो भी चैनल है, जो भी मैं चीज़ बताता हूँ, जो भी पॉइंट बताता हूँ, वो पॉइंट आपके एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट रहेंगे। परीक्षा में निश्चित रूप से ही फंसेंगे जाके। यहाँ पर ये नहीं है कि 14 घंटे तक बोले और उसके बाद पता लगा कि क्वेश्चन आपके 1 घंटे में केवल 10 ही 12 हो पाए। ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आपको पढ़ना है, मन लगा करके पढ़िए बढ़िया तरीके से और परीक्षा को क्वालिफाई करिए और अपना नाम रोशन करिए। तो बच्चे लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता हुआ बाइनरी सिस्टम से, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी उत्पादन के पेपर में पूछा गया है 11001, इसका डेसिमल नंबर पूछा था, ठीक है। तो इस संख्या का डेसिमल नंबर पूछा था। तो इस संख्या का डेसिमल नंबर, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे रहे होंगे जिन्होंने डेसिमल संख्या नहीं, जो डेसिमल नंबर है वो नहीं निकाल पाया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी वास्तव में है क्या? तो बाइनरी जो है वो एक 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का एक अंक कोडीय भाषा है जिसका उपयोग कंप्यूटर में करते हैं और इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 को हम L के द्वारा और 1 को, ठीक है, हाई H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको कहा जाता है ऑफ और इसको कहा जाता है ऑन, ठीक है, ऐसे भी। और इसको कहा जाता है क्या? फॉल्स, इसको कहा जाता है ट्रू। तो ये 0 और 1 है, इनको हम इतने प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई दर्शाने वाली बात। अब इसमें जो आपकी बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं और इसका सब स्क्रिप्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट ये क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है रेडिक्स, ठीक है, इसी को कहा जाता है सब स्क्रिप्ट, इसी को कहा जाता है रेडिक्स और इसी को कहा जाता है क्या? आधार संख्या, ठीक है। तो ये बात अपनी याद रखना बढ़िया तरीके से। तो बाइनरी डिजिट के आधार पर क्या चलता है? संगणक। संगणक किसका नाम है? संगणक जो है वो होता है किसका नाम? कंप्यूटर का। तो संगणक जो है, कंप्यूटर जो है, ये किसके आधार पर चलता है? बाइनरी संख्याओं के आधार पर चलता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, बाइनरी डिजिट में जो बाइनरी संख्या होती है, ठीक है, जो बाइनरी संख्या होती है इसमें डिजिट की संख्या कितनी होती है? केवल 2। डेसिमल संख्या होती है, इसमें डिजिट की संख्या कितनी होती है? 10, इसीलिए इसका नाम डेसिमल पड़ गया, ठीक है। तो इसमें जो ये 10 संख्याएं हैं ये कौन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 संख्याएं हैं। ये किसमें है? डेसिमल नंबर में। इसके बाद आता है ऑक्टल। तो ऑक्टल में कितनी संख्याएं होती हैं? केवल 8 होती हैं, ठीक है। ऑक्टल का रेडिक्स क्या होता है? 8 होता है। डेसिमल का रेडिक्स 10 और बाइनरी का जो रेडिक्स होता है या आधार संख्या या फिर हम सबस्क्रिप्ट कहेंगे, ये कितना होता है? 2 होता है। तो जो ऑक्टल होता है, ऑक्टल में कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक बात याद रखना आप लोग, जो ऑक्टल जो नंबर होता है, ठीक है, जो ऑक्टल सिस्टम होता है, ऑक्टल सिस्टम में 8 और 9 का अंक उपयोग नहीं किया जाता है, ये बात याद रखना। इसके बाद होता है, ऑक्टल के बाद होता है क्या? हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में डिजिट की संख्या होती है कितनी? 16। 0 से 9 तक यही रहेगी। इसके बाद 10 नंबर पर होता है A, B, C, D, E, F, ठीक है। जो 15 नंबर होता है वहां पर होता है F। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की जो है, ठीक है, 4 प्रकार की जो आपकी मतलब मैथमेटिक्स जो प्रणाली है, ये 4 प्रकार की उपयोग में लाई जाती है। और जनरली हम कंप्यूटर में बाइनरी या फिर कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। हम लोग दैनिक जीवन में जो उपयोग में लाते हैं वो कौन सी भाषा है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से कन्वर्जन हमको कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं कि जो आपकी संख्या आई थी, ये संख्या जो आपको दर्शाई गई है यहाँ पर, ये संख्या आई थी, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इधर से हम उल्टी तरफ से 1 लिखेंगे और इसके बाद हम हर बार में दुगना करके लिखेंगे। 1 का दुगना 2, इसका दुगना 4, इसका दुगना 8
और इसका दुगना 16। जहां पर 0 मिलेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो संख्याएं बचेंगी उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 16 8 24 और 1 25। बच्चे लोग इस क्वेश्चन का जो डेसिमल नंबर आया था वो कितना आया था 25 आया था। ये आंसर सही था। चलिए अब इसी के हम विपरीत चलते हैं। अगर मान करके चलिए कि ये तो तुमने बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर दिया, अब अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है तो क्या करेंगे। जैसे इसी पेपर में एक क्वेश्चन आया है 51, ठीक है, संख्या 51, और इसको जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करवाया है। तो इस संख्या को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी संख्या को क्या लिखेंगे, इसको हम क्रम से लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64। ये तो ज्यादा हो गई, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। 32 और 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48, 32 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, 48 हो गया, 48 और 2 50 और 1 51, इसको और इसको ले लेंगे। तो इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। तो जिन संख्याओं के योग से आपकी ये संख्या तैयार हो जाए, ठीक है, उनके नीचे हम 1 1 लिख देंगे, बाकी जो संख्याएं बचेंगी उसके नीचे हम 0 डाल देंगे। तो ये आपकी बनकर के हो गई कौन सी बाइनरी संख्या। जिस क्वेश्चन का जो बाइनरी पूछा था, डेसिमल नंबर यहाँ दिया था 51 का, इसका आंसर हो जाएगा 110011। ये आपका आंसर राइट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब मान करके चलिए कि कोई एक संख्या यहाँ पर दे दी गई, कौन सी संख्या 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके अगर कोई एक संख्या दे दी गई, इससे अगर पूछ दिया कि इस संख्या का हमको डेसिमल और ऑक्टल दोनों निकालना है, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख लिए। तो यहाँ से आपकी निकलेगी क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी आपकी डेसिमल संख्या। हम उन अंकों का केवल उपयोग करेंगे जिनके नीचे 1 लिखा है, तो आपकी क्या प्राप्त होगी, डेसिमल संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, डेसिमल संख्या प्राप्त होगी। अब हम क्या करते हैं, ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पीछे साइड से किधर, दाएं से बाईं ओर, तो इधर से इधर की ओर हम 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। अब जैसे ये लगातार संख्या लिखी थी ऐसे इसके नीचे लिखेंगे 1 2 4 फिर 1 2 4। इसमें क्या करते हैं, इसमें हर बार आपको रिकाउंट करना पड़ेगा 3 3 के जोड़े में। तो क्या करते हैं, जहां पर 0 मिलेगा उसको हम छोड़ देते हैं, जहां 0 मिलेगा उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचेंगे उनको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन सबको एक साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 5 आ गया। तो आपकी ऑक्टल संख्या जो बनी वो कितनी हो गई 65, ठीक है। जो ये बाइनरी संख्या थी इसकी ऑक्टल संख्या हो गई 65। अब डेसिमल संख्या कितनी निकलेगी, तो डेसिमल संख्या हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए, 48 हो गया, ठीक है, ये हो गया 48 हो गया, 48 में 4 जोड़ दीजिए, 48 2 50 2 52 1 51, ठीक है, 52 1 53, तो ये 53 डेसिमल संख्या जो है वो 53 डेसिमल संख्या का जो ऑक्टल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 65 बनेगा। तो ये बाइनरी संख्या जो थी इसका आपका डेसिमल कितना आया 53 और ऑक्टल कितना आया 65। अब चलते हैं आगे, जान करके चलिए कि यही संख्या अगर आपकी दी गई हो और आपसे हेक्साडेसिमल अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हेक्साडेसिमल जब पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 और लिखा था, जब हेक्साडेसिमल पूछा जाएगा तो बच्चे लोग पीछे से हम 4 4 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अगर इधर अंक नहीं है तो हम लोग 0 लगा सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में 4 4 का जोड़ा बनाएंगे और जो ऑक्टल पूछा जाएगा उसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जब डेसिमल पूछा जाएगा तो सबको एक साथ ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8, जहां 0 है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बाकी को जोड़ लेंगे। ये कितना आया 3, ये कितना आया 5, 35 जो है ये हेक्साडेसिमल संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं आगे। जो आपने पेपर दिया था इसी पेपर में एक संख्या और आई थी, संख्या दिया था बीटा इक्वल टू, क्वेश्चन था बीटा बराबर, यदि किसी ट्रांजिस्टर का बीटा गेन जो है, बीटा गेन होता क्या है, ये जनरली बीटा गेन एक धारा गेन ही होता है, ठीक है। बीटा गेन का मान जो है 48 दिया है, तो यहाँ पर अल्फा गेन का मान पूछा था, ठीक है, अल्फा गेन का वैल्यू पूछा था, तो इसको हम भाई आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इक्वल टू होता है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीटा का वैल्यू रखेंगे कितना 48 अपॉन 1 प्लस 49 था, ये 49 था क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर हम 49 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 49 और नीचे हो जाएगा आपका 50। क्या करेंगे, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर कितना 98 अपान नीचे हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड कर दीजिए 0.98। ये आपका हो जाएगा किसका मान, अल्फा का। अगर मान करके चलिए यहीं किसका मान पूछ देता, गामा का, तो गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम करते हैं 1 प्लस 49 इक्वल टू 50। ये आ जाता है आपका गामा का वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर उसने बीटा का वैल्यू दे दिया, बीटा का वैल्यू देकर के अल्फा का मान पूछ लिया, ठीक है, और अल्फा का वैल्यू अगर ये दोनों अल्फा का वैल्यू निकाल लिया और गामा का भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जान करके चलिए अगर यहाँ गामा का उसने वैल्यू दे दिया तब हम बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ जान करके चलिए अगर उसने अल्फा का वैल्यू अगर उसने दे दिया, अल्फा इक्वल टू दे दिया 0.96 मान लीजिए, ये दे दिया। अब हमारा बीटा और गामा का वैल्यू कैसे आएगा, जो बीटा है इसका, ठीक है, और गामा है इसका, दोनों का वैल्यू ये कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे। ठीक है, गामा भी निकाल सकते हैं, इसी से अल्फा से दोनों आ जाता है। तो यहाँ से हम बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से रखेंगे 0.96 और 1 माइनस 0.96, इसको हम नीचे वाले को घटा देंगे। जब घटाएंगे 1.00 और 96 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 0.04, इतना वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हम रख देंगे 0.96 अपन 0.04। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट बराबर हैं, पॉइंट को हम हटा देंगे, 96 अपान 4 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना आया 24 आ गया। अब गामा का वैल्यू पूछा है, इसी में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। ये तो हो गया, अल्फा दे करके उसने बीटा और गामा निकलवा लिया। अब मान करके चलिए उसने गामा का वैल्यू दे दिया, तब हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे। किसी भी क्वेश्चन में उसने अगर गामा का वैल्यू दे दिया तब क्या करेंगे। मान करके चलिए अगर उसने गामा का वैल्यू दे दिया, गामा इक्वल टू जान करके चलिए इसने दे दिया जैसे 65, सॉरी गामा इक्वल टू जान करके चलिए कि उसने दे दिया 45 मान लो, ठीक है, 45 मान लीजिए, ऐसे दे दिया। अब हमको क्या निकालना है, बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और बीटा का वैल्यू आ जाए तो हमको अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना 45, ये 1 उधर माइनस कर दीजिए, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 1 इक्वल टू 44। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा का वैल्यू। तो यही से हम लोग गामा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बटे 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा का मान कितना है 44 बटे 1 प्लस 44, तो ये हो जाएगा आपका 44, है ना, और ये हो जाएगा आपका 45। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर वाली संख्या आपकी 88 अपान 90। अब हमको क्या करना है, 9 का अकेला भाग दीजिए। ठीक है, 9 निम 81, ठीक है, 9 निम 81। अब 9 निम 81, जब ये 81 हो गया तो यहाँ 88 था, आपका 7 बचा, फिर 9 72 ज्यादा तो 9 7 63, ठीक है, 9 7 63 7 बचा, 9 6 54 9, फिर 9 7 63। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा इतना आया, अब ये इसके अपान 10 और है, यहाँ पर हो जाएगा 0.977। ये आपका आ जाएगा किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। तो चाहे किसी का वैल्यू दे दे, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ठीक है भाइयों, चलिए अब चलते हैं आगे। कुछ और क्वेश्चन विशेष तरीके के पूछे गए थे, उनके ऊपर चलते हैं। समझ में आया बढ़िया तरीके से अल्फा बीटा गामा का चक्कर। चलिए आगे मान करके चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है एक 4 ध्रुव की प्रेरण मोटर, क्या है, एक 4 ध्रुव की प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर को क्या कहा जाता है, इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। एक 4 पोल की जो है इंडक्शन मोटर है, में प्रेरण मोटर में जो
जो विद्युत वाहक बल है ईएमएफ, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो दी गई है ये कितनी दी गई है, 60 हर्ट्ज दी गई है। तो पूछा है कि रोटर, और यहाँ पर रोटर फ्रिक्वेंसी जो दी गई है FR, ये 1.5 Hz दी गई है, और यहाँ पर जो है स्लिप का वैल्यू पूछा है, ठीक है, स्लिप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक 4 ध्रुव की प्रेरण मोटर में ईएमएफ इतना है और रोटर आवृत्ति इतनी दी गई है, तो स्लिप की गणना कीजिए। हमको स्लिप निकालना है, तो जनरली यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, FR इक्वल टू क्या, FR इक्वल टू S इंटू EF। तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी रोटर आवृत्ति, क्या होती है, रोटर आवृत्ति बराबर ये हो जाएगा आपकी स्लिप, ठीक है, स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति। अब इसी से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, S का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 1.5 तो इक्वल टू S इंटू ये हो जाएगा आपका 60। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका S बराबर 1.5 अपॉन 60। हम क्या करेंगे, 10 से सबसे पहले ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका 15 और नीचे हो गया आपका 600, तो 15 चौको 60, ये हो गया 1/40। अब इसका हम ऊपर भाग दे सकते हैं, ऊपर भाग देंगे तो आएगा आपका 0.025, इतना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, स्लिप का वैल्यू। या परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 2.5%, ठीक है। परसेंटेज स्लिप यहाँ से आपकी निकल करके सामने आ गई। अगला क्वेश्चन यहीं से बताते हैं आपको, और पूछा गया था, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक SCR की दक्षता, क्वेश्चन है एक SCR की दक्षता 80% है, तो इसका डीरेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका डीरेटिंग फैक्टर को जनरली जो है DFR कह दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। डीरेटिंग फैक्टर का मान क्या होगा। अब सुनिए जरा हमारी बात ध्यान से, जो DFR है, डीरेटिंग फैक्टर, ये वास्तव में होता क्या है कि जो DFR है ये होता है कि जनरली जो आपका SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, SCR का जो सिंबल है वो होता है कुछ ऐसा, ये होता है गेट, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। SCR को जनरली किसके द्वारा, सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, अर्धचालक है। इसके द्वारा SCR का निर्माण किया जाता है। तो SCR का उपयोग हम कहाँ करते हैं, SCR का उपयोग हम रेक्टिफायर के रूप में कर सकते हैं। ये एक प्रकार का स्विच होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात सुनिए, इसकी जो दक्षता होती है, जैसे मान लीजिए इसकी नॉर्मली दक्षता जो है 100% दक्षता है, तो क्या करेंगे, जब इसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी इफिशियंसी कुछ विचलित हो जाती है और वो सही रूप से कार्य न करके वो क्षरित हो जाती है या मतलब नष्ट हो जाती है। तो कुछ इसका जो 100% जो इफिशियंसी होनी चाहिए वो ना हो करके कुछ ना कुछ लॉस में चला जाता है। जैसे हम लोग मोटरों में क्या करते हैं कि मोटर की दक्षता 100% होनी चाहिए, आदर्श की स्थिति में इसकी 100 होती है, सभी मोटर की आदर्श की स्थिति में 100 होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्षरण हो जाता है फ्लक्स का, तो उसमें क्या होता है कि उसकी दक्षता घट करके कम हो जाती है। ऐसे यहाँ भी इसकी इफिशियंसी घट करके कम हो जाती है। तो जितनी इफिशियंसी घटती है, अब मान करके चलिए कि इसकी इफिशियंसी होनी चाहिए 100%, घट करके कितनी आ गई, ये घट करके रह गई 80%। अब घटी कितनी, इसमें से 20% घटी, तो ये जो 20% निकला है भाई साहब, यही आपका DFR है। ये क्या है, DFR, डीरेटिंग फैक्टर। अब इसको फॉर्मूले से बताते हैं, ठीक है। तो DFR बराबर होता है
DFR इक्वल टू होता है कितना, 1 माइनस क्या, इफिशियंसी, या 1 - SCR की दक्षता, ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इक्वल टू 100 - SCR की प्रतिशत दक्षता, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 100 - 80% इक्वल टू 20%। इसी को हम लिख लेंगे, परसेंटेज का मतलब बटे 100, ये कैंसिल कर दीजिए, 0.2 आपका ये आंसर था, ठीक है। तो समझ में आया DFR क्या है, एक प्रकार का SCR का क्या है, ये क्षरण है, ठीक है। ये एक प्रकार का लीकेज होता है, ठीक है। समझ में आया बढ़िया से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना नोट कर लेना। DFR के बारे में बहुत ज्यादा जगह कॉपी किताब में दिया नहीं गया है, क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको। अब मान करके चलिए कि एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है किसी शक्ति संयंत्र की ईंधन ढुलाई, किस शक्ति संयंत्र की जो ईंधन ढुलाई होती है वो क्या होती है, शून्य या नील होती है। क्वेश्चन है किस शक्ति संयंत्र की ईंधन ढुलाई, ठीक है, ईंधन ढुलाई नील होती है। नील मतलब शून्य, ठीक है। कौन सा ऐसा शक्ति संयंत्र है या पावर प्लांट है जिसकी ईंधन ढुलाई जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो प्लांट ऐसा कौन सा है, आप लोग क्या बता सकते हैं कि पेपर में सबसे ज्यादा क्या देता है, हाइड्रो पावर प्लांट देता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट सबसे ज्यादा देता है। तो बच्चे लोग, आप लोग जो है सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट को ही जानते हैं कि इसकी जो ईंधन की ढुलाई है ये शून्य होती है। मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कुछ और भी प्लांट है, जैसे मान करके चलिए सोलर प्लांट, ठीक है। इसकी भी ईंधन ढुलाई, सूर्य का प्रकाश हमको मुफ्त में मिलता है, ठीक है। ईंधन ढुलाई कैसी हो गई, शून्य हो गई। इसके बाद एयर, ठीक है। इसके बाद विंड मिल, ठीक है, विंड मिल, इसका ईंधन कैसा होगा, इसका ईंधन जो वायु है, ठीक है, ये कैसा होगा, मुफ्त में प्राप्त होता है। इसके बाद सोलर में सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें मुफ्त में प्राप्त होती है, इसमें जल मुफ्त में प्राप्त होता है। इसके बाद टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा में जो जल होता है वो हमको कैसे मिलता है, निःशुल्क मिलता है। इसके बाद जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है, ठीक है, ज्वालामुखी के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, इसमें जो वाष्प होती है, ठीक है, इसमें जो वाष्प होती है ये हमको बनानी नहीं पड़ती है, ये कैसे मिलती है, मुफ्त में प्राप्त होती है। तो बच्चे लोग अगर ऑप्शन में ये नहीं कि केवल हाइड्रो प्लांट दे, हाइड्रो दे दे, सोलर दे दे, विंड दे दे, टाइडल दे दे, या फिर ज्वालामुखी के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है ये दे दे, ठीक है, तो इनमें सभी में जो हमको जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ठीक है, जो इनका जो मतलब जो ईंधन होता है, ठीक है, तो ईंधन की जो ढुलाई होती है वो कैसी होती है, इनकी सभी की नील होती है। अब आपके ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, अगर ऑप्शन में ये है तो आपका यही सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ईंधन की ढुलाई लगती है वो किस में लगती है, आपका न्यूक्लियर रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है इसमें ईंधन ढुलाई होती है कम, क्योंकि 1 किलो यूरेनियम लाने में बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छोटे से झोले में चला आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्मल जो होगा इसमें हमको कोयले की जरूरत पड़ेगी, कोयला लाना पड़ेगा। तो ये सभी जो शक्ति संयंत्र होते हैं, डीजल अगर है, ठीक है, डीजल प्लांट है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी डीजल को लाना है, या फिर पेट्रोल प्लांट है इसमें भी पेट्रोल को लाना है, या कोई गैस प्लांट है, ठीक है, अगर गैस प्लांट है तो गैस को कंटेनर में भर के लाना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियर है, थर्मल है, डीजल है, और इसके बाद पेट्रोल प्लांट है, इसके बाद गैस प्लांट है, ठीक है। यह गैस आधारित, जैसे औरैया में गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो है इनमें ईंधन की ढुलाई लगती है, परंतु इधर जो मैंने लिखे इनमें ईंधन की ढुलाई नहीं देनी होती है। बात समझ में आई? चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक लैंप
250 वोल्ट पर। क्वेश्चन को नोट कर लेना ठीक से। जैसे कि यहाँ लिखा है कि एक लैंप 250 वोल्ट पर, ठीक है, 250 वोल्ट पर 0.4 एम्पियर की धारा लेकर 2500 कितना 2500 ल्यूमेन का फ्लक्स उत्पन्न करता है। ल्यूमेन का फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो लैंप की ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहां उसने लिख दिया कि लैंप की ल्यूमेन प्रति वाट क्या होगी। जो लैंप की ल्यूमेन प्रति वाट है, ठीक है, ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन प्रति वाट है, ये क्या है, ये जनरली यहाँ पर दक्षता लिख सकता था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये लैंप की जो ये ल्यूमेन प्रति वाट लिखी है, ये लैंप की दक्षता का फॉर्मूला है। हमको क्या निकालना है, किसकी, जो लैंप है, इस लैंप की दक्षता निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू क्या, ल्यूमेन अपान, ठीक है, यहाँ परसेंटेज दक्षता नहीं पूछी है, ल्यूमेन प्रति वाट का वैल्यू पूछा है। तो ल्यूमेन बटे वाट में क्या होगा, आपका वोल्टेज गुणे धारा होगा। तो यहाँ पर ल्यूमेन कितना है आपका 2500 बटे वोल्टेज कितना है 250 गुणे धारा कितनी है 0.4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे इसको डायरेक्ट काट देंगे, आपका 10 आया। फिर 10 बटे 0.4 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 4, फिर से कैंसिल कर दीजिए, आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये एफिशिएंसी पूछता तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते। तो यहाँ पर ये जनरली दक्षता नहीं कहा है उसने क्या कहा है कि हमको ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन प्रति वाट ज्ञात करके दे दीजिए बस, और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये रहा आपका ल्यूमेन प्रति वाट। आंसर हो गया आपका कितना 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पेपर में पूछा गया था कि एलईडी का जो संकेत दिया गया है उसको पहचानने के लिए बोला गया था, ठीक है। क्या कहा गया था कि एलईडी नहीं, सॉरी, क्वेश्चन था कि एलईडी की प्रचालन धारा क्या है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एलईडी की प्रचालन धारा क्या है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सही किया गया है आपका 20 मिली एम्पियर। कितना 20 मिली एम्पियर। अब चलते हैं आगे। अब सुनिए, जो एलईडी होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी जो है ये क्या करती है, एलईडी जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो एलईडी का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, विद्युत संदीप्ति, ठीक है, सॉरी, विद्युत संदीप्ति, ये एलईडी का सिद्धांत होता है, ठीक है। और जो एलईडी होती है ये कितने रंगों में बनती है, 4 रंगों में। कलर कौन कौन से हैं, ये बनता है ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। जो एलईडी है, ये एलईडी जो है इसका सिंबल क्या होता है, जनरली एलईडी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये एलईडी जो है किस वाइस पर कार्य करती है, फॉरवर्ड वाइस पर, ठीक है। किस पर, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस पर ये कार्य करती है। मतलब इसको हम कहेंगे अग्रवाइस, ठीक है, अग्रवाइस पर ये कार्य करती है। इसमें इधर एनोड और इधर कैथोड होता है। ये भी एक प्रकार का डायोड होता है। एलईडी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड के द्वारा
एलईडी का निर्माण किया जाता है। तो जो एलईडी होती है, ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? जनरली एलईडी का जीवन काल होता है जो है 20 वर्ष, ठीक है, या 1 लाख घंटे। कितना? या 1 लाख घंटे, 20 वर्ष या फिर 1 लाख घंटे एलईडी का जीवन काल होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो एलईडी है, जो यहीं पर ये क्वेश्चन आया है कि इसकी प्रचालन धारा कितनी होती है। तो जनरली 10 मिली एम्पियर से, ठीक है, 10 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक एलईडी की क्या होती है? ऑपरेटिंग करंट होती है। तो इसको एलईडी को कितने वोल्टेज पर प्रचालित किया जा सकता है? तो एलईडी को 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, ठीक है, कितना? 1 वोल्ट से 2 वोल्ट एलईडी जो है 1 वोल्ट से और कितनी 2 वोल्ट तक की वोल्टता लेती है, ठीक है। तो एलईडी का जो रेटिंग होता है वो हम किस में लेते हैं? एलईडी का जो रेटिंग होता है, ठीक है, एलईडी का रेटिंग, तो जनरली याद रखना एलईडी का रेटिंग होता है मिली वाट। क्या होती है? एलईडी का रेटिंग मिली वाट में लिया जाता है। तो एलईडी की बात समझ में आई। अगली बात, एलईडी की खोज। एलईडी की खोज कहां पर हुई और कब हुई और किसने की? एलईडी की खोज 1962 ईस्वी में अमेरिका में की गई थी, ठीक है। कहां पर? अमेरिका में एलईडी की खोज की गई थी। खोजकर्ता का नाम क्या था? निक होलेरिथ। क्या नाम था? निक होलेरिथ। आप लोगों के लिए कंप्यूटर में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात समझ में आई। अब आगे बताते हैं कि जो एलईडी होती है इसका अभिलक्षण वक्र कैसा रहेगा। एलईडी का जो अभिलक्षण वक्र होता है वो जनरली कैसा होता है? अभिलक्षण वक्र इसका होता है एक रेखीय। कैसा होता है? एक रेखीय, जैसे कि ओम के नियम का अभिलक्षण वक्र होता है। इस साइड में क्या रहेगी? आपकी धारा। जो धारा किस में रहेगी? मिली एम्पियर में, ठीक है। और इस साइड में आपका क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा, ठीक है, प्रकाश। ये मिलीवाट हम इधर लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में इसका ये कौन सा है? इसको हम कहते हैं अभिलक्षण वक्र। ये एलईडी का अभिलक्षण वक्र है। ये कैसा होता है? रैंप होता है। रैंप जो है वो एक रेखी बनते हैं। ये हो गया अभिलक्षण वक्र। फिर से एक बार देख लीजिए, एलईडी का फुल पावर लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। एलईडी 4 रंगों में बनाई जाती है, ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू। एलईडी का संकेत यहाँ पर दिया गया है। यही पेपर में, ये भी आपके पेपर में, इसी पेपर में पूछा गया है। एलईडी से 2 क्वेश्चन आया था मेरे बाबू। एलईडी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जो है अभी जेईई के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, इसका संकेत पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद एलईडी जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो एलईडी का जीवन काल 20 वर्ष या फिर 1 लाख घंटे होता है। एलईडी जो है 10 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक की धारा लेती है। एलईडी के लिए वोल्टेज जो है वो आवश्यक वोल्टेज जो है 1 वोल्ट से 2 वोल्ट होती है। एलईडी की रेटिंग मिलीवाट में है। एलईडी की खोज 1962 में हुई, ठीक है। स्थान है अमेरिका और खोजकर्ता का नाम है निक होलेरिथ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बढ़िया से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पोजीशन है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें और अपने मित्रों में बताएं मित्रों को कि सर जी हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कंटिन्यू आपका जो यूपीपीसीएल का जो भी वैकेंसी आने वाला है उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और आप लोगों की परीक्षा जो है 100% क्वालिफाई करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक 3 फेज की प्रेरण मोटर, ठीक है, की रोटर धारा आवृत्ति, ठीक है, तुल्यकाली गति पर क्या होगी। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था एक 3 फेज प्रेरण मोटर की रोटर धारा आवृत्ति क्या होगी जब गति तुल्यकाली हो। कैसी हो? तुल्यकाली हो। जब स्पीड को सिंक्रोनस कर दिया गया तो उस पोजीशन में, ठीक है, रोटर धारा की आवृत्ति, मतलब ये FR, ठीक है, FR का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चे लोग? इसका आंसर तो आएगा, ठीक है, 0, परंतु ये कैसे आएगा हम आपको निकाल करके दिखाते हैं।
ठीक है, आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले जो स्लिप होती है S बराबर FR बटे F, दूसरा फॉर्मूला स्लिप का है S बराबर NS माइनस N बटे NS, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा कि रोटर, जो रोटर है, मोटर कौन सी थी, इंडक्शन मोटर, फॉर्मूला स्लिप का ये बनेगा जाके। अब मोटर को किस स्पीड पर प्रचालित कर दिया, उसका रोटर जो है वो तुल्यकालिक गति पर चलने लगा, तो ये पोजीशन जो थी ये पोजीशन बदल गई, इसमें जो N है ये बदल गया NS में, ठीक है, तुल्यकालिक गति के वजह से। जो NR है रोटर की आवृत्ति है, ये जो रोटर की गति है ये किस में बदल गई, सिंक्रोनस गति में, तो NS माइनस NS बटे NS हो गया, ठीक है। अब जनरली ये ऊपर आपका दोनों बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो गया। अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जनरली 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लिप का वैल्यू जब 0 हो गया तो यहाँ पर क्या पूछा है कि रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी, तो स्लिप का मान जब 0 हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा S इंटू F इक्वल टू FR, स्लिप का मान 0 इंटू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू FR। तो जो रोटर धारा है ये आपकी रोटर धारा की फ्रिक्वेंसी है, रोटर धारा की फ्रिक्वेंसी FR इक्वल टू क्या निकलेगी, जनरली 0। ऐसे इसको फाइंड किया जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेल के दोनों टर्मिनल की, किस सेल से दोनों टर्मिनल की ओर से धारा को लिया जा सकता है, ऐसी कौन सी सेल है भैया, बता सकते हैं तो बताइए, ऐसी कौन सी सेल है कि जिसके द्वारा हम दोनों टर्मिनल से धारा को ले सकते हैं। तो ऐसी एक ही सेल है जिसका नाम है निकिल कैडमियम, ठीक है, निकिल कैडमियम, ये निकिल कैडमियम, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्षारीय संचायक सेल है, ठीक है, संचायक सेल है। इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है जल, जल कौन सा, आसुत जल होना चाहिए, प्लस 21% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1% लिथियम इसमें मिलाया जाता है जीवन काल बढ़ाने के लिए और रेजिस्टेंस को घटाने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब जनरली ये जो सेल है इसका जो बाहरी टर्मिनल होता है, जैसे मान करके चलिए ये इसके टर्मिनल है, ये प्लेटें हैं, ठीक है, तो जो बाहरी प्लेटें होती हैं ये होती है धनात्मक, आंतरिक प्लेटें जो होती हैं, ठीक है, अल्टरनेट, जो सिरा प्लेटें होती हैं ये कैसी होती हैं, धनात्मक, ये क्या है, सिरा प्लेटें, ठीक है, सिरा प्लेटें जो होती हैं वो होती हैं धनात्मक, ठीक है, और जो सिरा प्लेटें नहीं होती है वो होती है ऋणात्मक। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो धनात्मक प्लेटें होती हैं ये ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा, धनात्मक प्लेटें जो होती हैं, ठीक है, कौन सी, पॉजिटिव जो प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव प्लेटें, जो धनात्मक प्लेटें होती हैं, जो धनात्मक प्लेटें होती हैं वो ऋणात्मक प्लेटों की अपेक्षा, प्लेटों की अपेक्षा कैसी होती हैं, अपेक्षा एक अधिक, ठीक है, अपेक्षा क्या होगी, एक अधिक होती है, ठीक है। तो ये धनात्मक प्लेटों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या n, ये हो गई निगेटिव, ठीक है, और ये हो गई आपकी कैसी, पॉजिटिव। तो ये सेल जो, ये जो बैटरी है निकल कैडमियम जो बैटरी होती है, इसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या जो होती है n+1 और ऋणात्मक प्लेटों की संख्या n होती है। जबकि यहीं पर अगर निकल आयरन की बात की जाए, निकल आयरन की अगर बात की जाए तो इस बैटरी में, ठीक है, इस बैटरी में जो पॉजिटिव प्लेटें हैं ये होती हैं n, ठीक है, और जो नेगेटिव प्लेटें होती हैं इनकी संख्या होती है कितनी, n+1, मतलब इस वाली बैटरी से इस बैटरी के कनेक्शन उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात याद रखना कि इस बैटरी में सिरा प्लेटें जब धनात्मक दोनों तरफ रहेंगी तो हम इसमें चाहे इधर से चाहे इधर से दोनों तरफ से धारा ले सकते हैं, जबकि इस बैटरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि लेड एसिड सेल का विशेष पावर, ठीक है, ये क्या होता है, कितना होता है, तो लेड एसिड सेल का जो विशेष पावर है ये जनरली होता है आपका कितना, 180। लेड एसिड सेल जो होती है, ठीक है, लेड एसिड सेल जो होती है इसका विशेष पावर, ये कौन सा पावर आ गया, ठीक है, विशेष पावर जो होता है ये कितना होता है, ये जनरली होता है 180 वाट प्रति किलोग्राम, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व, जो यही लेड एसिड सेल है इसका ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ठीक है, ऊर्जा
घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व कितना होता है? तो लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व होता है जनरली 60 से 110 वाट घंटा प्रति वाट आवर, ठीक है, वाट घंटा प्रति घंटा, ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निकेल आयरन सेल किस प्रकार की सेल होती है? तो निकेल आयरन जो सेल होती है ये किस प्रकार की सेल होती है? चाहे वो निकेल आयरन कह दे, चाहे वो निकेल कैडमियम कह दे, चाहे वो क्षारीय संचायक सेल कह दे, कौन कौन सी कह दे? चाहे वो निकेल आयरन कह दे, चाहे वो निकेल कैडमियम कह दे, चाहे वो दोनों मिला के क्षारीय, ठीक है, कौन सी? क्षारीय संचायक, ठीक है, संचायक सेल कह दे, और चाहे वो एल्केलाइन सेल कह दे। इनमें में से कोई भी नाम दे दे, ये सभी प्रकार की कैसी है? गीली, ठीक है, गीली द्वितीयक सेल है, ठीक है, द्वितीयक सेल है। अब ये भी हम कह सकते हैं, और इसी के साथ में आपका कौन सा आ जाएगा? लेड एसिड, ठीक है, लेड एसिड सेल, ये भी कैसी है? गीली द्वितीयक सेल होती हैं। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट में जल मिलाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आई? अगला है क्षारीय संचायक सेल में एवोनाइट का क्या कार्य है? तो जो क्षारीय संचायक सेल होती हैं इसमें लगाते हैं एक जगह एवोनाइट, ठीक है। तो एवोनाइट होता क्या है? ये एक प्रकार का एवोनाइट जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। तो कुचालक का कार्य क्या है कि जब सप्लाई प्लस माइनस की रहेगी तो इसके बीच में बाधा उत्पन्न करना। तो जो प्लेटें होती हैं तो प्लेटों के बीच में ये स्पेसर का कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? स्पेसर का कार्य करता है, ठीक है। तो स्पेसर के लिए, ठीक है, एवोनाइट का उपयोग हम क्षारीय संचायक सेल में स्पेसर के रूप में करते हैं। प्लस और माइनस दोनों प्लेटों की बीच में इसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? ये आपका क्वेश्चन है। मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? ये भी आपके पेपर में जो है यूपीपीसीएल जे जो उत्पादन का भी पेपर हुआ है 14 तारीख को, उसी पेपर में आया है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? तो बच्चे लोग याद रखना, मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, ठीक है। और एल्युमिनियम के साथ में इसमें मैग्नीशियम मिलाया जाता है। इसकी मात्रा कितनी रहती है? 5%, ठीक है। तो मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है ये। तो यहाँ पर मैग्नीशियम उसने नाम पहले से ही दे दिया और प्लस एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम में जो मैग्नीशियम है ये 5% और बाकी 95% जो है ये एल्युमिनियम रहता है। अब बात करते हैं कि इस मैग्नीशियम का हम उपयोग किस में करते हैं। तो जनरली जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम धातु का उपयोग जो विमान होते हैं, ठीक है, विमान जो होते हैं इनके क्या बनाए जाते हैं? विमान के पार्ट बनाए जाते हैं। तो विमान के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, यह पूरा का विमान का जो ढांचा होता है, ठीक है, जो ढांचा होता है ये इसी धातु के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो धातु का नाम अपना याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और उपयोगी धातु है। कहते हैं हम लोग जहाज की चद्दर। तो जहाज की चद्दर मतलब क्या हुआ? वो एल्युमिनियम की होती है परंतु उसमें मैग्नीशियम मिला देते हैं, इससे एल्युमिनियम कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब इसके साथ में एक और मिश्रण है जिसका नाम है अमलगम, ठीक है। तो ये अमलगम जो है ये किसकी मिश्र धातु है? अमलगम, ठीक है, अमलगम ये किसकी मिश्र धातु है? याद रखना ये हाइग्रेजियम की मिश्र धातु है। इसको हम पारा या पारद, ठीक है, या मरकरी कह सकते हैं, ठीक है। पारा या पारद या मरकरी कह सकते हैं। मरकरी ये क्या है? सुपर चालक है, ठीक है। क्या है? सुपर चालक है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गैलेना, ठीक है। गैलेना ये किसका अयस्क है? ये एक अयस्क है, गैलेना अयस्क। ये किसका अयस्क है? इसके द्वारा, गैलेना के द्वारा जो है हम लेड या पीवी की प्राप्ति करते हैं। इसके द्वारा हमको जो है पीवी प्राप्त होता है। अब अगली बात, जो पारा है, ये पारा जो है ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? ठीक है, तो पारे का अयस्क, ठीक है। तो पारे का अयस्क या हम कहेंगे पारा का अयस्क क्या है?
अयस्क किया है। तो अयस्क मतलब होता है कि कच्ची धातु या कच्चा मटेरियल जिसके द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो पारा का जो अयस्क होता है, ये बच्चे लोग याद रखना, एक ही इसका अयस्क है जिसको हम सिनेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? सिनेवार के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन और जो है वो पेपर में आया था, इसको देखते हैं। पूछा गया था कि स्वीप जनरेटर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है। तो जो स्वीप जनरेटर होता है, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, ये आपकी होती है क्या, ये जो है आपकी होती है पिक्चर ट्यूब। ठीक है, ये पिक्चर ट्यूब होती है, इसको हम क्या कहते हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम है इसका? कैथोड। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, इसको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। यहां पर जनरली क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वाधर प्लेटें होती हैं और इसके बाद यहां पर जो है वो क्षैतिज प्लेटें होती हैं। ठीक है, Y और X। तो XY प्लेटें ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में होती हैं। ठीक है, X डैश और Y डैश, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्लेटें होती हैं। इसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ एक एल्यूमिनियम होता है, ये क्या होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर एक ग्रिड लगा होता है। ठीक है, ग्रिड होता है। इसके बाद यहाँ जो है एक बीम जाती है यहाँ से डायरेक्टली सीधे। ठीक है, और ये जो पर्दा है, पर्दे के आंतरिक साइड में यहाँ पर किसका लेप लगाया जाता है, ये होता है एक्वा डाग। ठीक है, एक्वा डाग इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस का इसके ऊपर लेप कर दिया जाता है। और जबकि जो ट्यूब होती है, ट्यूब के आंतरिक भाग में, ठीक है, पर्दे पर एक्वा डाग का लेप, जबकि जो ट्यूब होती है उसके ऊपर ग्रेफाइट का, किसका, ग्रेफाइट का लेप लगाया जाता है। और यहाँ ये सब क्या होते हैं, ये सब यहाँ पर जो स्थापित कर दिए जाते हैं, ये सभी के सभी ग्रिड होते हैं। ठीक है, जो यहाँ स्थापित कर दिए जाते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ग्रिड होते हैं। ठीक है, तो ग्रिड क्या होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इतने भाग को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये आता है लैंप, ठीक है, लैंप या फिलामेंट, कैथोड ग्रिड, ठीक है, कैथोड ग्रिड और फिलामेंट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉन गन के अंतर्गत। जबकि XY प्लेट इसका भाग नहीं है। अब XY प्लेटों के साथ में ही लगाया जाता है क्या, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जनरेटर इसके साथ में स्थापित किया जाता है। फंक्शन जनरेटर जो होता है इसी को कहा जाता है क्या, स्वीप जनरेटर। ठीक है, स्वीप जनरेटर कहा जाता है। स्वीप जनरेटर ही कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है भाई साहब, यही उत्पन्न करता है आपकी ट्रायंगुलर वेव, ये आरी दंत तरंगें उत्पन्न करता है। इसको कहा जाता है सा टूथ वेव। जो आपका स्वीप जनरेटर होता है, इसी का दूसरा नाम है फंक्शन जनरेटर। और ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका उपयोग हम सॉटूथ वेव उत्पन्न करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई और इसका पर्दा बताई दिए। तो यहाँ पर एक बिंदु होता है, इस बिंदु पर यहाँ से जो ये बीम जाएगी इस बिंदु पर टकराती है, तो इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर टकराते हैं इस बिंदु पर, ठीक है, तो यहाँ से एक्वा डाग के माध्यम से बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन, मतलब यहीं से उत्पन्न होते हैं, कौन से, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाए कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर समाप्त होते हैं, तो पर्दे के बीचों बीच, और वहीं से उत्पन्न हो जाते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे लोग बताइए जरा हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही आपसे आशा है, आप हमारी हेल्प करेंगे, हम आपकी पूरी जिंदगी बना देंगे और आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल देंगे। बनाने की तो बात ही दूर रही। तो बच्चे लोग चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।